रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं वो भी कल्चरल टूल्स का ही हिस्सा है ना। चलिए फटाफट से समझे कहानी क्या है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें तो ये कहता है अ चाइल्ड इन क्लास 8th या इन 8th क्लास हैज सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद हिज पीयर्स। यानी एक बच्चा है 8वीं कक्षा का जो उसको अपने दोस्तों से या अपने सहपाठियों से, जो लोग उसके क्लासरूम में हैं, उसके एज ग्रुप के हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में दिक्कत आ रही है। बात सही है या नहीं है? अब क्या है, हिज एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज ड्रामेटिकली लो। इसकी वजह से, क्योंकि वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं कर पाता अपने यारों दोस्तों के साथ, तो उसको क्या है, दिक्कत है। ये कैमरा ज्यादा इधर लग रहा है मुझे, मतलब इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा नया स्टूडियो है, दिमाग में सेटअप बनने में दिमाग मतलब टाइम लगेगा। तो बच्चे की परफॉर्मेंस लो है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को अपने साथियों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में, या एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, क्लास में बातचीत है, वो लो है। A psychologist was given a duty to observe the entire matter of the child. He makes a list of all the possible factors that led to the issue with the child. अब ये क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास केस जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ऑब्जर्व करिए बच्चे को, देखिए क्या समस्या है। अकॉर्डिंग टू, अब बच्चे को वो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है। उसका एंगेजमेंट कम है क्लासरूम के अंदर, उसका इन्वॉल्वमेंट कम है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज लर्निंग। आपके अनुसार सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सही होगा इस पर्टिकुलर बच्चे के केस में। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन विद हिज ऑनलाइन फ्रेंड्स, यानी अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ सामाजिकरण। कि आजकल हम ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने गुम गए हैं। आपने इसमें कोरोना में देखा कि हम डायरेक्ट जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नर्वसनेस, चैटिंग तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन इंटरेक्शन में हमको दिक्कत होती है। तो ये प्रॉबेबल रीजन हो सकता है भाई, हो सकता है। फिर आता है सेकंड, मूवीज ही वॉच्ड। जो मूवीज उसने जिस तरह की देखी है उनका उस पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है कि उसमें कोई व्यक्ति हो जिससे वो प्रभावित हो। कल्चरल वैल्यू या कल्चरल टूल्स हम कहें, जो कहानियां किस्से उसने सुने हैं अपनी संस्कृति से, हाँ उनका भी प्रभाव हो सकता है, किस तरह की किस्से कहानियां सुने हैं। सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, यानी सेल्फ एस्टीम का मतलब है आपकी अपनी एबिलिटीज में कितना विश्वास है, या आप खुद को किस तरह से देखते हैं, है ना। रिस्पेक्ट फॉर योर एबिलिटीज एक तरह से, हाँ ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है कई बार बच्चे के कॉन्फिडेंस से लेके उसका खुद को देखने को लेकर के। हिज बॉडी हेयर्स, यानी जो बच्चे के बाल हैं शरीर पे। अब क्योंकि ये प्यूबर्टी का मामला हो सकता है तो बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस इस उम्र में आ रहे होते हैं, तो इसको उस तरह से हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम ऑप्शन देखेंगे, हमें तो चारों सही लग रहे हैं, पूरी तरह से नेगेटिव तो कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा। तो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट जो होगा 1 2 3 4, यानी सोशलाइजेशन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स, मूवीज ही वॉच्ड, कल्चरल वैल्यू, सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी। फिर आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, यानी मूवीज, कल्चरल वैल्यू, सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, हिज बॉडी हेयर्स, या फिर लेकिन सोशलाइजेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ये लास्ट के 3। देखो यहाँ जो हमें बेटर ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है हमें, हालांकि पांचों होते तो हम चले जाते और सिर्फ अगर हमें एक चूज करना होता तो हम सेल्फ एस्टीम चूज कर लेते, लेकिन यहाँ बाकी ऑप्शंस के अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 जो है वो बेटर ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक, 1 2 3 4, 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 4। तो ये एक बात है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये ऑप्शन में होता तो हाँ हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के कारण कई बार चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इमोशनल चेंजेस होंगे एंड ऑल। तो अब ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर देखेंगे कि क्या रीजन है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे बातें बातें करेंगे, ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से देखिएगा और बताइएगा। दिमाग थोड़ा सा लगेगा क्वेश्चंस में, एकदम लड्डू क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि पेपर में मिक्स्ड ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचर्स ए बी एंड सी क्लेम दैट देयर क्लासरूम्स आर प्रोग्रेसिव, यानी प्रगतिशील कक्षा जहां बच्चा एक्टिव होगा, जैसा कि जॉन डुई कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहा जाता है जॉन डुई को। ठीक, देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट इज एज फॉलोज। तो उनकी जो कक्षा का वातावरण है वो इस प्रकार है कि टीचर ए हैं जिनकी क्लासरूम है टीचर्स थ्रू टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड हैज एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड पैसिव क्लासरूम, यानी एक शिक्षक ए हैं, मान लेते हैं इनका नाम है अमित, और शिक्षक केंद्रित विधियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड, जैसे लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, जहां टीचर सेंटर में है। तो जहां टीचर सेंटर्ड में है, सेंटर में है, वो प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो क्लासरूम है जहां बच्चा सेंटर में है। ये हम जॉन डुई के माध्यम से समझते ही हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में। इतनी बात क्लियर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टीचर बी पर। टीचर बी बबीता रख लेते हैं टीचर बी का नाम। तो ये कहते हैं टीचर्स द क्लास थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड सोनली डिपेंड्स ऑन एग्जाम्स फॉर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी प्रदर्शन विधि के माध्यम से सिखाना। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी एक तरह से अगर देखा जाए तो
टीचर सेंटर्ड है क्योंकि टीचर ही डेमोन्स्ट्रेशन करता है, किसी चीज को प्रेजेंट करके दिखाता है। हालांकि बाकी मेथड्स के मुकाबले टीचर सेंटर्ड में ये थोड़ा सा एक्टिव है बच्चा यहाँ, तो ये भी कोई प्रोग्रेसिव मेथड नहीं है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए मेथड। टीचर सी है, teaches by connecting the class with the outside world and has students actively constructing their knowledge in a group। यानी कक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं और छात्रों को समूह में सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए देते हैं। यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव जहां है वो सही ऑप्शन है, सिंपल सा फंडा है अपना पेडागोजी में, है ना। तो ये बात एकदम क्लियर है। टीचर सी की अगर हम बात करें तो इनको कहेंगे कि ये सही मायने में चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित हैं, जहां पे बच्चा एक्टिव है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3 अपना, और आप जवाब दीजिएगा कि क्या सही जवाब इसमें होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से बताएंगे कमेंट करके, देखिएगा, पढ़िए सवाल और फिर बताइए। देख तो पा रही हैं, देखने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे सच, जो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइव सेशन में। बीच में कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, अभी स्क्रीन जो है ये नए उसमें लगी नहीं है स्टूडियो में, तो यहाँ बार बार चेक करना पड़ रहा है। एमपीटेट के लिए बैच, यार बैच तो एमपीटेट के लिए मुश्किल है, पहली बार ही सीटेट किया आपके चैनल से, बैच में क्लास करवाई। हाँ क्लास शुरू हो गई है बैच में, कल से जो 7 बजे वाली क्लास है वो शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, टीचर सी मतलब हिमांशी, हाँ कह सकते हो यार। चलिए समझते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कमेंट्स में चेक कर लेती हूँ आप लोगों के, हाँ लाइव चैट, ओके, हाँ 1 बुक 1 टीचर 1 पेन, बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और फिर बताइएगा। ये कहता है अ ग्रुप टेस्ट वाज कंडक्टेड अमॉन्गस्ट अ ग्रुप ऑफ प्यूपिल टीचर्स। प्यूपिल टीचर्स वो जब आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उस टाइम पे आप टीचर नहीं प्यूपिल टीचर कहलाते हैं, शिक्षार्थी शिक्षक, जब आप टीचिंग सीख रहे हैं। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक अप एनी वन ऑफ देयर फेवरेट साइकोलॉजिस्ट एंड राइट 2-3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स हिज थियोरी। यानी कोई भी अपना फेवरेट मनोवैज्ञानिक चूज कर लेना है और 2-3 शब्द जो हैं उठाने हैं जो उस थियोरी के बारे में बात करें, उस मनोवैज्ञानिक की थियोरी के बारे में बात करें। रेस्ट ऑफ द ग्रुप हैज टू आइडेंटिफाई विच साइकोलॉजिस्ट हैज द पर्सन टेकन। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी की थियोरी के बारे में, 2-3 शब्द मिलेंगे और उससे पहचानना है कि किसकी थियोरी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो आपको पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किसकी थियोरी में आता है, फटाफट से बताओ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आता है आपका 4th स्टेज है लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी में, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जिसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, ये लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट का बी देख लो कहाँ है, फर्स्ट का बी सिर्फ 4th ऑप्शन में है, तो बाकी कहीं तो है ही नहीं, तो आंसर तो यही हो गया सीधा, बिना चेक किए भी हमें पता चल जाएगा तो स्मार्टली। तो यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी फर्स्ट का हो गया बी। निकटतम विकास का क्षेत्र जिसको हम ZPD कह रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर, यानी थर्ड का ए। देन आपका अनुकूलन यानी अडेप्टेशन जो कि पियाजे की थियरी में आएगा, सी। तो 4th ऑप्शन इज दी राइट आंसर, सिंपल जवाब। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सुषमा बिलीव्स इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग, सो शी इज अ सपोर्टर ऑफ। यानी सुषमा जो है वो सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार में विश्वास करती हैं, इसलिए वह निम्नलिखित में से किसकी समर्थक हैं। सामाजिक रचनावादी यानी समाज में रहकर के ज्ञान की रचना करना, यानी लोगों के बीच ग्रुप में सीखना। वाइगोत्स्की की याद आपको आ जानी चाहिए इतना सुन करके, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वाइगोत्स्की की थियोरी में। तो पहला ऑप्शन है इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण होता है, यानी लेक्चर से। लेक्चर में बच्चा उतना एक्टिव नहीं होता, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेक्चर मेथड थोड़ा सा क्या पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो यहाँ पे उतना बच्चा एक्टिव नहीं मिलेगा, जबकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सामाजिक रचनावाद में बच्चा एक्टिव मिलेगा, डिबेट डिस्कशन करता हुआ मिलेगा। फिर आता है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू दी प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, यानी बार बार रिपीट कराते रहो चीजें, तो इससे रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग बढ़ेगी, बच्चा एक्टिव नहीं होगा। और सामाजिक अधिगम में बच्चा एक्टिव मिलेगा, ग्रुप में डिस्कशन करता हुआ या कोई भी एक्टिविटी करता हुआ। लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं हो सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता, ये सिंपल फंडा है, पूरी पेडागोजी में लागू होता है। फिर आता है 4th ऑप्शन लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये बात एकदम सही है कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान का सृजन या निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, एक्टिविटी करके, कोई क्लासरूम में डिस्कशन
डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, चर्चा परिचर्चा एक्टिविटी, यानी बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। ये अपना सिंपल फंडा रहता है। ठीक है जी, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से कीजिएगा, इसमें गलती आप कर सकते हैं। देखिएगा, ये कहता है यानी अभिकथन या एक स्टेटमेंट है और उसका रीजन है, उसकी रीजनिंग है, तर्क है। असर्शन यानी अभिकथन क्या है? अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो 2020 में आई थी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड्स हैव बीन प्रपोज्ड। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड यानी बच्चे का जो एक असेसमेंट का कार्ड बने वो 360 डिग्री आकलन होना चाहिए, सिर्फ पेन पेपर का नहीं। और उस 360 डिग्री में क्या आता है भाई? ये 360 डिग्री आकलन में आता है आपका सिंपल 360 डिग्री असेसमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, यानी बच्चे को हर एक दिशा में 360 डिग्री पे आप माप दे रहे हो। ये एक सिंपल बात है। इसमें क्या क्या होगा? ये होलिस्टिक है यानी सर्वांगीण रूप से। इसमें टीचर का असेसमेंट भी है, टीचर क्या दे रहे हैं, टीचर ने बच्चे को कैसे आकलन किया है। इसमें बच्चे का सेल्फ, वो खुद को कैसे देखता है, और उसके पीयर्स कैसे देखते हैं, उसके साथी समूह कैसे देखते हैं। तो तीनों ही पहलू में, हर एक पहलू से आप बच्चे को देख रहे हैं, करिकुलर और को करिकुलर, पेन पेपर भी, और जो उसकी स्किल्स हैं उनको भी देख रहे हैं। सॉरी, तो ये बात तो सही है, ट्रू है। हाँ, 360 डिग्री 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपकी हुई है किसमें? एनईपी के 360 डिग्री असेसमेंट के कार्ड में। फिर इसका रीजन क्या है? स्टूडेंट्स फ्रॉम SEDGs आर टू बी सेंट टू अनदर स्कूल वेयर दे कैन बी टॉट डिफरेंटली इन अ बेटर वे, यानी SEDGs के छात्रों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाए और जहां उन्हें अलग और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए, अगर आपने नेशनल एजुकेशन पढ़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, कि भैया SEDGs होते क्या हैं। पहले आप लोग जवाब दे दीजिए पोल में, मैं देख लेती हूँ, और फिर देखते हैं कि आप लोग गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। मानसी, अनिकेत, फटाफट से जवाब दो। देखिएगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे SEDGs क्या होते हैं, देखो एक तो किसी भी ग्रुप को आपको अलग से नहीं भेजना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है। ठीक, SEDGs होते हैं आपके सोशली इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड ग्रुप्स, सोशियो इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड ग्रुप, यानी वो ग्रुप जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसे अलग से ग्रुप बनाए जाए, उनको स्पेशली मौका दिया जाए शिक्षा का और सिखाने का। तो ऐसा नहीं है इनको अलग थलग किसी और स्कूल में भेज दो जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से वंचित बच्चा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, ग्रुप्स बनने चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन स्कूल में ही रहेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन भी तो है, सभी के लिए शिक्षा। ऐसा थोड़ी अलग थलग करना, सेग्रीगेट करना हो गया, ये तो अलगाव हो गया, और अलगाव जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जस्ट ऑपोजिट है। इतनी बात क्लियर है हमको? तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 360 डिग्री असेसमेंट की तो बात हुई है, लेकिन आर तो अपने आप में स्टेटमेंट ही फॉल्स है, रीजन तो जब ये अपने जगह पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? द डैश इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी डैश जो है वो इन्वॉल्व करता है मानसिक कौशलों के विकास को और हमारे ज्ञान के अर्जन को, कि हम ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, ज्ञान को अर्जित कैसे करेंगे, जैसे आप अभी सुन करके पढ़ करके कर रहे हैं। मानसिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं क्या है? मेंटल स्किल्स क्या है? सोचना, समझना, तर्क करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब काम दिमाग से होते हैं। और ये सब किसके अंदर आएगा? ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। सिंपल बात। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कैप यानी 3 एस्पेक्ट की बात हुई है। CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप से याद रख सकते हो। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक, मेंटल एस्पेक्ट, अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट, और साइकोमोटर यानी बच्चे को फिजिकली भी आप एक्टिव रखिए। तो ये तीनों जहां जुड़ते हैं वहां लर्निंग बेहतर होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। इस कॉग्निटिव डोमेन में मेंटल स्किल्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे जब साफ साफ कॉग्निटिव डोमेन दिया हुआ है तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्यों जाएं? है ना, जब हमसे डायरेक्ट एग्जैक्ट पूछा क्या पर्टिकुलरली, तो हमसे पूछा है कि दिमाग के कौशल, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, सोचना, समझना, तर्क करना और ज्ञान को अर्जित करना, ये सारी प्रोसेस संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है, यानी आपके दिमाग के पक्ष से जुड़ी हुई है। मानसिक पक्ष भी कह सकते हो, जिसपे थियरी पियाजे ने, वाइगॉस्की ने, इन सब ने दी हुई है ना, जिसमें आपका दिमाग का यूज है। तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, इसको मेंटल डेवलपमेंट कह लो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लो। ठीक है, बात सही है, और स्कूल में हम काफी जोर इस पे देते हैं, बट हमें बाकी पहलुओं पे भी देना है कि बच्चे के इमोशंस, उसके फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कहना चाहता है हमसे, कवि कहना क्या चाहता है, समझते हैं। अ टीचर टेक्स अ टेस्ट इन द क्लासरूम ऑफ द टॉपिक्स शी टीचर्स इन द क्लासरूम एवरी नाउ एंड देन, मतलब एक टीचर है जो समय समय पे टेस्ट लेती रहती है, जो भी उस टॉपिक उस दौरान पढ़ा रही होती है उस पर टेस्ट भी ले लेती है जब मौका लगता है।
शी प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब वो बच्चों को फीडबैक देती है, प्रतिपुष्टि देती है कि देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे इसको बेहतर कर सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं। समय समय पे जो जो सीखा जा रहा है उसका टेस्ट भी लिया जा रहा है। जैसे हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बीच में आप गलत कर रहे हैं, फिर भी बताया जा रहा है कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, यूं होना चाहिए, ऐसे इसलिए होना चाहिए एंड ऑल। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ऑफ लर्निंग है, एज लर्निंग है, या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है। देखिए सीसीई के अंदर तो ये आ जाता है, लेकिन हमसे एग्जैक्ट पूछा है और यहाँ पे जवाब छिपा हुआ है, तो हम सीसीई को की तरफ अलग से नहीं जाएंगे, है ना। आता तो ये सीसीई के अंदर ही है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक सिस्टम है आकलन का, यानी इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का, जिसके तहत ये एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग आता है। देखो क्योंकि ये प्रोसेस ड्यूरिंग चल रही है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान सीखा और सिखाया जा रहा है और आकलन किया जा रहा है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और ये FA का पार्ट है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जहां पे एक्टिविटीज और इन सब चीज फीडबैक के लिए आकलन किया जाएगा। ऑफ लर्निंग होता है फाइनल एग्जाम आपका, जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे। ये फॉर लर्निंग है जो आप आज कर रहे हैं, ये नंबर नहीं जुड़ रहे हैं आपके, है ना। आपकी लर्निंग बेहतर हो रही है, इंप्रूवमेंट के लिए है, फीडबैक के लिए है। तो ऑफ लर्निंग तो बिल्कुल एंड वाला एग्जाम है, एंड टर्म एंड एग्जाम टाइप के लिए, यानी ड्यूरिंग और फीडबैक के लिए होगा, प्रतिपुष्टि के लिए होगा। एज लर्निंग जब बच्चा स्वयं से सेल्फ असेसमेंट, या उसके दोस्त या वो खुद का आकलन कर रहा है, जब आप खुद से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो वो एज लर्निंग है। इतनी बात क्लियर है, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही है तो बता दो, एक बार फिर से समझ लो। ये हल्की सी बात है बट पेपर में खूब पूछी जाती है। असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, बस ये 3 समझ लो, बाकी उतना काम के नहीं है। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। एक तो ये पेन जो है इसमें सॉफ्टवेयर हम चेंज कराएंगे अभी भी। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और फॉर लर्निंग बहुत ज़रूरी भी है बाकी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो। हालांकि सभी अपनी अपनी जगह ज़रूरी है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो फॉर लर्निंग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, फॉर लर्निंग का मतलब है इंप्रूवमेंट के लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है और आप आकलन ले रहे हैं, बीच बीच में टेस्ट ले रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन जो पढ़ाया है उसका, और फीडबैक मिलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये ड्यूरिंग होता है और फीडबैक के लिए होता है ना। ड्यूरिंग मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है साल भर में, कभी भी ये होता रहेगा। जैसे आपके FA टेस्ट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन जिसको कहते हैं, जिसका वेटेज पहले 40% हुआ करता था, अभी भी मतलब FA के नाम से आ जाए तो यही रहेगा। बाकी अभी टर्म एंड ऑल इंट्रोड्यूस कर दिए। ऑफ जो है आपका, ऑफ लर्निंग होता है सबमेटिव असेसमेंट, ये है योगात्मक आकलन, जो एंड में कितना % आपका आया, थोड़ा जजमेंट के लिए होता है काइंड ऑफ, कि कितना आप स्कोर कर पाए। ठीक, तो ये एंड में होगा। ठीक, ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में जो फाइनल एग्जाम है एंड ऑल। एज लर्निंग है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन कर रहा है या उसके दोस्त उसका आकलन कर रहे हैं कि भाई तू मेरे को कितना नंबर देगा, ये मैंने लिख के देखा है, या खुद से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है तो बताइए, नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए फिर। और ये आते किसके अंदर है, तो ये सारा जो सिस्टम है ये CCE के अंदर आता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर, जो एक सिस्टम है CBSE ने लागू किया था 2010 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए खैर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखिएगा और जवाब दीजिएगा पहले फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 जी, औरंगाबाद में कहाँ से, हाँ बातें कर लो अनिकेत, है ना, ये छूट जाएंगी, पेपर तो होता रहेगा, साल में 2 बार होता है, बहुत साल है हमारे पास, हैं ऐसी बातें सोच रहे हो। देखो फटाफट से, आवाज ठीक आ रही है या नहीं ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टीचर वांटेड टू असाइन डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, दिस टास्क कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। शिक्षक अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य सौंपना चाहते हैं कि भाई तुम क्लास मॉनिटर बनोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुमको सुनाना है, तुम्हें लिख के दिखाना है, अलग अलग टास्क दिए हैं टीचर ने बच्चों को। इतनी बात सही है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लाइक वैरायटी, इसका बेसिस क्यों है, क्यों कर रहे हैं टीचर ऐसे, कि छात्रों को विविधता पसंद है इसलिए। इट प्रिवेंट्स कॉपिंग असाइनमेंट्स, कॉपी करना बच जाएगा इससे, क्योंकि सबको अलग अलग काम दिया, ये मुद्दा नहीं होता कि कॉपी से बचाना है, बच्चे को सिखाने पे जोर देना है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एक बच्चा है जो लिख के बहुत अच्छा सीखेगा, दूसरा बच्चा ओरली सुनाने में बहुत अच्छा होगा, तीसरा बच्चा है कुछ उसको पेंट करके कुछ दिखाना होगा तो वो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से टीचर उनको टास्क देता है। ये ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इट कांट बी जस्टिफाइड, क्यों भाई, जस्टिफाई तो कर सकते हैं हम कि ऐसा क्यों कर रहे हैं टीचर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका एक टॉपिक है 1 नंबर का, और कुछ दिन पहले हमने बैच में किया भी था करियर विल पर,
कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सभी व्यक्ति सेम नहीं होते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे। हम दिखने में, मतलब हम अपने इंटरेस्ट में, शेप में, साइज में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, यानी हमारी क्षमताओं में, हमारे इंटेलिजेंस के लेवल में, हमारी रुचि किस चीज में, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को आपका साइंस पसंद होगा, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, तो हमें विभिन्नताएं होती हैं। तो आकलन के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग काम हम अलग अलग बच्चों को असाइन करते हैं। जो म्यूजिक में अच्छा है उसको हम कहते हैं, अगर 15 अगस्त पे पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो म्यूजिक में बेटर है वो म्यूजिक में इन्वॉल्वमेंट करे, जो मैनेजमेंट में बेटर है वो मैनेजमेंट करे, जो बच्चा आपका चित्रकारी बेहतर कर सकता है तो उसको आप वो वाला काम देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स में तो आप उसको जबरदस्ती डालेंगे तो वो अच्छा नहीं करेगा, और एक बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, उसको नहीं डालेंगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो बच्चे में यानी लोगों में इन जनरल विविधताएं हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। अगर विविधताएं नहीं होंगी तो हम बन जाएंगे रोबोट्स। चिट्टी याद कीजिए रोबोट मूवी का, ठीक है? इतनी बात सही है? चलो बहुत बढ़िया। वैरायटी बच्चों को पसंद है, इसका रीजन ये नहीं है पसंद होना ना होना, विविधता वो कहानी नहीं है। हम में विविधताएं हैं ही, पसंद की बात ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसलिए अलग अलग तरह के टास्क देने चाहिए। बच्चों को पसंद है नहीं पसंद है वो मैटर नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना। अगेन लेंथी क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का, आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन खूब। फटाफट से आप जवाब देंगे और मैं 2 बूंद जिंदगी की आई मीन पानी पीऊंगी। चलिए फटाफट से बताओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ देख पा रहे हो विनोद? देखो, असर्शन और रीजनिंग, जेंडर इक्विटी, बहुत ध्यान से जवाब देना इसका। जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समता, उल्टा लिख दिया हिंदी में, लैंगिक समानता इक्वालिटी, और लैंगिक समता यानी इक्विटी, ठीक है? इसको ध्यान से देख लेना। तो जेंडर इक्विटी के बारे में लिखा है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेक्स इन अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटीज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेनिफिट्स एंड एक्सेस टू सर्विसेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग आप लोग गलतियां करेंगे भर भर के, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, है ना? तो अगर हम देखें, जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, यानी समता की बात हो रही है, लैंगिक, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेक्स इन अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटीज, यानी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं व्यक्ति के सेक्स के बेसिस पे कि वो मेल है कि फीमेल है, और अथॉरिटी अपॉर्चुनिटीज में कोई अवसर देने में कि बच्चा चाहे वो कोई भी जेंडर से है, आप बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे बेटा है या बेटी है, आप दोनों को सेम स्कूल में भेजते हैं, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बात सही है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेनिफिट्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप बराबर डिवाइड कर रहे हैं दोनों बच्चों में, जेंडर जो भी है, मतलब इस तरह की स्थिति है। इसको इक्वालिटी कहते हैं, इसको इक्विटी नहीं कहते हैं। तो ये हो गया गड़बड़, फॉल्स। ये ऐसा होना चाहिए, ये इक्वालिटी है कि बराबर बांट रहे हैं आप, दिस इज इक्वालिटी। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ और होता है, वो क्या होता है देखेंगे अभी। जेंडर इक्वालिटी क्या है? बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मैन to redress historical disadvantages that have prevented men and women from having equal access to rights and privileges। मतलब लैंगिक समानता यानी इक्वालिटी की बात ये कहना चाह रहे हैं इनके हिसाब से कि ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने के लिए महिलाओं और पुरुषों, या फिर जो उनको हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस कह लीजिए, या अलाभान्वित रहे, किसी भी रूप से वंचित रहे महिलाएं और पुरुष ऐतिहासिक रूप से, उसको दूर करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होना, जिसने पुरुषों और महिलाओं को अधिकारों और विशेषाधिकारों तक समान पहुंच से रोका जा सके। बेसिकली क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से रोका गया है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप महिलाओं और पुरुषों के प्रति क्या है, फेयर रहें, यानी जहां पे जैसी नीड है। अगर फीमेल्स को बहुत समय तक, बराबरी की बात तो तब करोगे ना जब बराबर जगह से शुरू कर रहे हो दो लोग। अगर एक वर्ग को, यानी अगर फीमेल्स को पहले से ही दबा करके रखा गया है, उनको मौका मिला ही नहीं उतना पढ़ने का, खाने से लेके स्कूल भेजने से लेके हर चीज में तो जो है अंतर है, समाज ने अगर दबा करके ही रखा है, या जो बराबर है ही नहीं, जिसको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं है, तो इक्वालिटी से पहले आपको इक्विटी का सोचना पड़ेगा। इक्विटी क्या है? समता, कि आप फिर वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं नीड के हिसाब से, बेसिकली रिजर्वेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, आप रिजर्वेशन दे रहे हैं चाहे मेट्रो के डब्बे में, क्योंकि डिफरेंट रीजंस हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, छेड़छाड़ के मामले बहुत 70 चीजें हैं। तो वो इक्विटी है कि वुमेन के लिए आप सीट रिजर्व कर रहे हैं, या फिर आप मेट्रो का एक डब्बा रिजर्व कर दे रहे हैं मेट्रो में, है ना? या फिर आप कुछ जैसे कई सारे गवर्नमेंट के एग्जाम के फॉर्म्स हैं जो फ्री होते हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी नहीं बढ़ावा मिल रहा, शादी कर दो, नौकरी लगे ना लगे चल जाएगा। सब जगह नहीं है बट ये चीज बहुत हद तक है, अभी भी है काफी जगहों पे। तो ये क्या है, या बिहार में फीमेल्स को जो है नौकरी में रिलैक्सेशन है सरकारी नौकरी में, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं लोग, पढ़ा ही नहीं रहे हैं।
फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में कुछ और हो सकता है कि सोसाइटी ने उनको रोने का भी अधिकार ठीक से दिया नहीं हुआ, है ना। तो नीड के आधार पे फेयर होना, ये इक्विटी कहलाता है। नीड के आधार पे आप प्रेफरेंस या जो भी महत्व दे रहे हैं वो करना, ये इक्विटी कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी लिख दिया। इक्वालिटी की डेफिनेशन ऊपर वाली थी कि आप बिना जेंडर को देखे, बिना भेदभाव किए बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं किसी भी एक जेंडर पे, उसको बेहतर करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि किसी भी आधार में वो पीछे रहा है, तो वो इक्विटी है। इक्वालिटी तभी अचीव होगी जब हम इक्विटी रखेंगे। अगर हम इक्विटी नहीं रखेंगे तो इक्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये एक बात है। अब कैसे होगा वो, अब मान लीजिए बिहार में रिलैक्सेशन मिल रहा है फीमेल्स को जॉब में, अब वहां पे किसी एक फीमेल को उस चीज का फायदा मिलता है या कई फीमेल्स को मिलता है, फिर अगली जनरेशन को ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी का मौका मिल जाएगा, दोनों बच्चों को वो पढ़ाएंगे। तो वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं तभी हम पहुंच पाएंगे जब हमें इक्विटी मिलेगी। तो इक्विटी है नीड के आधार पे, इक्वालिटी है जस्ट बराबरी, है ना। इक्वालिटी क्या है, अगर कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा और एक व्यक्ति है जो दौड़ सकता है, दोनों को बराबर खड़ा कर दिया आपने, ये है इक्वालिटी। तो हमेशा तो इक्वालिटी काम नहीं आती, ये है इक्वालिटी, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी मेल और फीमेल्स को, जबकि हो सकता है कि एक वर्ग पहले से दबा हुआ हो, ठीक। तो अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बहुत एग्जाम्पल हो चुके हैं, है ना, नहीं तो लंबी जाएगी बात। तो अगर हम देखें इक्वालिटी है, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसर वगैरह आपने सब बराबर दे दिए। इक्विटी इज इक्वालिटी, इक्विटी इज नीड के बेस पे आप फेयर हैं। यदि फीमेल्स को ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है तो आप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इक्विटी है, फेयरनेस है बेसिकली, एज पर द नीड फेयर हैं आप। कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, एग्जाम्पल पे आते हैं वापस से, और एक व्यक्ति है जो व्हील चेयर पे, दूसरा व्यक्ति है जो दौड़ सकता है, आप दोनों को बराबर खड़ा कर दिया कि दौड़ लगाओ, तो ऑफकोर्स जो व्हील चेयर पे वो दौड़ नहीं पाएगा, तो वहां आपको इक्विटी लानी पड़ेगी। इसलिए पैरा ओलंपिक्स डिफरेंटली हो रहे हैं, ठीक। तो इक्विटी नीड को भी समझना है। चलिए खैर, तो ये दोनों ऑपोजिट कर दिया इन्होंने डेफिनेशन में, कि इक्विटी की जगह इक्वालिटी लिख दी है डेफिनेशन में। और तो जेंडर इक्विटी, ये जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन है जिसमें इक्विटी में डाल दिया है, और ये जेंडर इक्विटी की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन अब आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये दोनों ही गलत हो गए, इसलिए ए एन आर आर फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट कर दिया मामला, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। होपफुली आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने को मिला होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आपके प्यारे प्याजे चचा का क्वेश्चन है, जवाब देंगे फटाफट से, जल्दी से बताइए। दोनों गलत है, हाँ, क्योंकि डेफिनेशन गलत दे दी ना, ऑपोजिट दे दी। जहां इक्विटी लिखना था वहां इक्विटी नहीं लिखा, इक्वालिटी लिख दे। वो आपकी समझ को चेक करने के लिए किया है ऐसा, है ना। और बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तरुण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, फटाफट से देखते हैं, टाइम क्या हुआ है, 10 बजने में 10 मिनट। देखिए, वाइल राइटिंग एन आंसर टू अ क्वेश्चन अबाउट जीन पियाजे's थियरी, अ चाइल्ड राइट्स अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज, इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इज ही करेक्ट? जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न का उत्तर लिखते समय बच्चे से पूछा गया कि अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं, दो पूरक प्रक्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अनुकूलन क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, ये कह रहे हैं कि अडेप्टेशन के अंदर होता है एसिमिलेशन, यानी चीजों को आत्मसात करना, अपने दिमाग में ऐड करना, और एकोमोडेशन होता है जो एडजस्ट कर रहे हैं आप या मॉडिफाई कर रहे हैं जो दिमाग में आपके पहले से है, ठीक। इसमें इक्विलिब्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, और ओनली 2 चूज कर लेंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मूवी शो केसेस अ चाइल्ड विद अ सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी। एक मूवी में एक बच्चे को एक सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता दर्शाई गई है बच्चे के अंदर। मान लीजिए तारे जमीन पर है और उसमें डिसलेक्सिया को दिखाया गया है, वो जो ईशान अवस्थी करके बच्चा है, ठीक। द चाइल्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ डेफिएंट reciprocal social communication and the presence of restricted repetitive and inflexible patterns of behavior. The child is dash। मतलब क्या है भाई, कह रहे हैं कि एक मूवी में एक बच्चे को दिखाया गया जिसको अधिगम अक्षमता है, बच्चे में उपेक्षापूर्ण पारस्परिक सामाजिक संचार के लक्षण, यानी उसका बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है इन्वॉल्व होने की, सोशली बातचीत करने में वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता, सामाजिक कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतः क्रिया में वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, लोगों से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में। बात सही है नहीं है? चलो सही है, आगे बताओ फिर। 1 मिनट, किसी का तो कमेंट है, देख लेती हूँ। ये टच होना बंद हो गया क्या? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो ये एप्पल का प्रोडक्ट था, अभी मुझे लग रहा है कि ये चाइना से आया है।
मजाक कर रही हूँ, देखो एक बार। हाँ तो कमेंट्स तो भाई हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कमेंट देख पा रही हूँ मैं, बट किसी ने सवाल पूछा है वो नहीं देख पा रही हूँ। एनीवेज, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। वापस से आते हैं अपनी बात पे। देखिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो बात हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बातचीत करना समाज में पसंद नहीं है। ठीक। और रेसिप्रोकल सोशल कम्युनिकेशन, मतलब सामाजिक वाक में, डिस्कशन में उसको दिक्कत है, कम्युनिकेशन में, संचार में। ठीक। एंड द प्रेजेंस ऑफ, बातचीत में बेसिकली, एंड द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, रेपिटेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बार बार वो चीजें रिपीट करता है ना, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स हैं बिहेवियर के। आप माय नेम इज खान में शाहरुख खान वाले कैरेक्टर को आप इमेजिन कर सकते हो, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उनको ऑटिज्म था या नहीं था, बट हाँ इस तरह के लक्षण कई बार होते हैं, सेम चीज रिपीट करेगा बच्चा, बहुत ज्यादा घुलना मिलना सोशली उसको ठीक नहीं लगेगा, है ना। और अगर उसके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स हैं उसके, तो अगर रूम में कोई चीज यहाँ रखी थी, अब कल यहाँ रख दी, परसों वहां रख दी, तो वो परेशान हो जाता है उस चीज से भी। तो बहुत ज्यादा रूटीन में चेंजेस, मतलब जो आसपास की चीजें हैं माहौल में, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। ठीक। अब ये जो रेपिटेटिव बिहेवियर है, इसको एक और चीज कहते हैं, पेपर में पूछ लेता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये बच्चा है ऑटिस्टिक, मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनकी मानसिक क्षमता खत्म है या सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, इनका तरीका डिफरेंट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आईक्यू कम है या बच्चा खराब है एंड ऑल। वो उसके साथ चैलेंजेस हैं, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेथड्स डिफरेंट अपनाने पड़ेंगे, तरीके मेथड्स जो है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। डिसलेक्सिक नहीं है, डिसलेक्सिया में आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है जनरली, बी को डी। क्रिएटिव, हाँ ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ऑटिज्म है ये, ऑटिस्टिक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 फैक्टर की बात की है, 4 स्टेजेस की भी बात की है, 4 फैक्टर की भी बात की है। पहले 4 फैक्टर आते हैं, बाद में जाकर के 4 स्टेजेस आती हैं, है ना। तो आपको पहचानना है 4 फैक्टर, 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही है, स्टेजेस तो सिंपल है भाई। अगर जीन पियाजे की स्टेजेस पे अगर आप आएंगे, तो पियाजे की स्टेजेस 4 ही हैं, दोनों चीजें 4 ही हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो SPCF आपको सिंपल फंडा बताया हुआ है, SPCF। ठीक, ये है 4 स्टेजेस। वहीं अगर आप 4 फैक्टर्स की बात करेंगे जिसपे थियोरी बनी है, बाद में जाकर इसके स्टेजेस की बात होगी, जिसको मैंने आपको MESE से बताया हुआ है, अगर आपने मैराथन या मैचेस में आप हैं तो अभी होगी ये थियोरी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और 4 आपकी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, कोई भी आपको यहाँ पे SPCF में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो 4 फैक्टर्स की बात हो रही है। 4 फैक्टर क्या है, मैचुरेशन, अभी MESE बताया था, हाँ परिपक्वता होता है, यानी जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को महत्व देते हैं पियाजे कि हमारे अंदर क्षमताएं हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे DNA में वो चीज़ें कोडेड हैं या हमारी हेरिडिटी में वो चीज़ें हैं। एक्टिविटी यानी बच्चे का एक्टिव होना, हाँ ये बात भी सही है, इसको एक्सपीरियंस भी कह देते हैं दूसरी भाषा में। सोशल एक्सपीरियंस, हाँ उन्होंने सामाजिक अनुभव की भी बात की है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बट हाँ सोशल एक्सपीरियंस भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है बेसिकली। इक्विलिब्रेशन वो चीज़ है जिसके अंदर आपका अडेप्टेशन और फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो संतुलन में होना चाहिए। ये चारों फैक्टर सही हैं, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो इक्विलिब्रेशन के अंदर ही आ जाएगा, फिर अलग से इक्विलिब्रेशन देने की क्या जरूरत। कल्चरल टूल्स की बात अलग से नहीं की है, अगेन कल्चर की बात नहीं की है, लैंग्वेज तो है ही नहीं इन 4 फैक्टर्स में। पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि फिर उन्होंने ये कह दिया लैंग्वेज महत्वपूर्ण नहीं है, बट इन 4 फैक्टर्स में नहीं आती। पॉजिटिव एंड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, कौन से 4 फैक्टर्स में, जमानों पहले आया हुआ जो है क्वेश्चन है, इसलिए एक्सपीरियंस इंसान के साथ डिस्कशन जरूरी है, सही टीचर का होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें आज से, अगर ये आया था मान लीजिए कुछ भी नहीं तो 5-7 साल पहले, तो लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात पियाजे नहीं करते हैं। बात सही है नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता यानी बच्चे के अंदर जो हेरिडेटरी क्षमता है उससे वो सीखेगा, उसकी समझ अपने आप मेच्योरिटी आती है एज के साथ। क्रियात्मकता यानी वो एक्टिविटी जब समाज एनवायरमेंट में एक्टिविटी करेगा उससे सीखेगा। सामाजिक अनुभव जो भी सोशल एक्सपीरियंस वो लेगा और उससे अपनी समझ बनाएगा। संतुलीकरण यानी आपका इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ बेहतर नजर आ रहा है। तो ये 4 स्टेजेस तो आपको पता ही है, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, है ना, संवेदी परख कह रहे हैं, फिर 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है आपका मैचुरेशन, MESE शॉर्ट फॉर्म है, मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी आपको दी हुई है याद करने के लिए। परिपक्वता, इसको हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कह सकते हो आप। फिर आता है आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा आपका अडेप्टेशन और
अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और आपका ऑर्गेनाइजेशन संगठीकरण, और अडेप्टेशन के अंदर फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, समाज में जो बच्चा अनुभव ले रहा है, और लास्ट में आपकी एक्सपीरियंस या एक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं कि बच्चा जो अनुभव दुनिया में, मान लीजिए वो पेन भी उसको दिख रहा है, उसको खोल करके देख रहा है, ये भी एक्टिविटी है ना। बच्चा नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अनुसार, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो एक्टिविटी करके एनवायरमेंट में अपनी समझ बनाते हैं, अपना संज्ञानात्मक विकास, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, अपने मेंटल डेवलपमेंट को विकसित करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, जॉन डुई या जॉन डीवी की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग को याद कीजिए, विच ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन टू दी सोसाइटी। यानी ये कहते हैं सोसाइटी में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के लिए सिखाइए, बच्चा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को समाज में जो है उनको सॉल्व करना सीख सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा द्वारा समाज के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? समाज को बेहतर करने के लिए बच्चा एक्टिव रहेगा, यही सब कार्य होंगे, और अलग से थोड़ी रॉकेट साइंस आएगी, है ना। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हाँ ग्रुप में सिखाए, सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना सिखाए तो कल्चर का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि बच्चा कहानियां, किससे, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो जो संस्कृति चली आ रही है वो भी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये बात सही है। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, असमानता और विषमता को दूर करना, कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें भेदभाव है या इनइक्वालिटी हो रही है तो सबको समान अवसर मिल पाए, इस तरफ जाए, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा। समाज की प्रॉब्लम है ना ये भी, डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी, इसको दूर किया जाए तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन आए। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कह रहे हैं जॉन डुई, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना और डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हैं। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन वैसे ही 99.9% जो है, या 99% तो सही होता ही है जहां बच्चा एक्टिव है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको हम हटा पाए नेगेटिव हो जो। ठीक, तो जब नेगेटिव नहीं है तो बाकी सबको हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगेन चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में है, जॉन डुई को याद कीजिए। किस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए? तो आपको देखना जहां जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही मिलेगा। मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषण को, एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से आपका मटेरियल अरेंज्ड हो कि बच्चा एक्टिवली सीखे, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले, कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। बात तो सही है ना। फिर आता है वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन रिस्क टेकिंग, बच्चा रिस्क टेकिंग में उसको सपोर्ट करें। हाँ ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब नहीं जीवन का खतरा ले ले, बट कुछ एक्सपेरिमेंट करे वो। ठीक, फिर आता है पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सेम एबिलिटी इन वन ग्रुप, ये गड़बड़ है कि सेम क्षमता वाले बच्चे को ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में बांटना एबिलिटी के आधार पे बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता, और सेम एबिलिटी नहीं, फिर मिक्स्ड एबिलिटी होनी चाहिए कि एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, दूसरा साइंस में अच्छा है, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेंगे, जिसको हेट्रोजेनस ग्रुप बोलते हैं। होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाने, सेम एबिलिटी वाले होमोजीनियस होते हैं ग्रुप्स, जिसमें कुछ नया नहीं सीख पाएगा फिर बच्चा, क्योंकि सब सेम ही काम कर रहे हैं। वेरिड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, हाँ आकलन के डिफरेंट तरीके रखो, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो हमें सही लग रहे हैं यहाँ पे, बाकी जो है थर्ड वो ऑप्शन नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही होगा। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा आपका। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट के तहत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए क्या परिवर्तनों की बात हुई है? तो पहला ऑप्शन है कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 years, यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हर 5 साल में उनका सर्वे कराओ, क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक बात है। एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए। देखो यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी होती है कि सब बच्चे जो है सेम यूनिफॉर्म पहन करके जा रहे हैं, कोई अमीर गरीब कोई कुछ भी आपको कोई मतलब नहीं है, सब बराबर हैं। वो यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छी है, यानी कपड़ों में अच्छी है स्कूल में, यूनिफॉर्म मेथड्स में अच्छी बिल्कुल नहीं होती है ना, कि सब सेम मेथड से ही सबको पढ़ाया जा रहा है, सबके लिए सेम गेम, सेम सब्जेक्ट सबका फेवरेट है, ये तो हो नहीं सकता। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स नहीं, हमको डिफरेंशिएटेड मेथड्स चाहिए, करिकुलम हमको फ्लेक्सिबल चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो रिजिड हो, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए होती है इंस्ट्रक्शन हमको। प्रोवाइड, यूनिफॉर्म का मतलब सिंगल सेम मेथड से पढ़ा दो सबको, बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, नहीं, अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे, इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, होपफुली आप ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड बुक्स, अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, हाँ जहां जरूरत है बच्चे को हेल्प के लिए डिवाइसेस एंड ऑल टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑगमेंटेटिव या ऑल्टरनेटिव मोड्स में आ जाएंगे आपके, जैसे आजकल वो टेक्स्ट टू स्पीच आता है,
कि अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो फोन अपने आप बोल के बता देगा किसका फोन आ रहा है ना। जेस्चर्स का इस्तेमाल हो गया, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, इंडियन साइन लैंग्वेज की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हुई है। तो ये सब बातें सही हैं, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड वाली बात गलत है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। होपफुली आप ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ 3, 4, 1 के रूप में दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे की थियोरी की आलोचना कौन से ऑप्शन में की गई है, यानी उसमें उसको किस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या कमी इसमें है। फटाफट से बताओ और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अलॉट। ठीक है पीजी, फटाफट से कमेंट नहीं करके इसमें बता दो। इंग्लिश की क्लास भी करा देंगे यार, पोल में जवाब दे दो फटाफट से। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, यानी जिस संस्कृति जिस समाज से वो आते हैं उस पर निर्भर करता है। ये बात तो पियाजे ने नहीं की है, ये बात तो हमें वाइगॉत्स्की की नजर आ रही है ना। हालांकि पियाजे ने ये नहीं कहा कि सोशल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट वो डिपेंडेंट है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। उन्होंने कहा भैया आपका जो 4 फैक्टर्स बताए थे, मेच्योरिटी यानी हेरिडिटी पे, बच्चे की एक्टिविटी पे, सोशल एक्सपीरियंस पे, और आपका मैचुरेशन हो गया, इक्विलिब्रियम जिसमें अडेप्टेशन एसिमिलेशन वो सब आएगा, इन 4 चीजों पे है, सिर्फ सोशियो कल्चरल अप्रोच पे नहीं है। एज के साथ हेरिडिटरी क्षमता है, बच्चा सीखेगा एक्टिविटी करके। तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, फिर भी हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, तब तक हम जवाब नहीं देंगे। चिल्ड्रन आर एक्टिव बींग्स, हाँ ये तो पियाजे कह रहे हैं, इसमें क्रिटिक क्या है, आलोचना थोड़ी है ये। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, ये बात बिल्कुल कह रहे हैं पियाजे कि बच्चा क्वालिटी में डिफरेंट सोचता है, गुणात्मकता में अलग है। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक 25 साल के व्यक्ति हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है और बच्चा है 5 साल का, उसका खिलौना टूटा हुआ है, ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वालिटी में डिफरेंस है, प्रॉब्लम उसके पास भी आपके पास भी है ना। तो क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं, क्वालिटी का डिफरेंस है बच्चों की थिंकिंग में, क्वालिटेटिवली अलग होती है बड़ों से बच्चों की थिंकिंग, ये कहते हैं पियाजे। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, यानी बच्चों का विकास होता है जब वो एक्टिविटी करते हैं एनवायरमेंट में, जो कि MESE में आता ही है 4 फैक्टर्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ कमजोर पड़ जाता है, जो क्रिटिक की तरफ ले जाएगा पियाजे का, जो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि उन्होंने सोशियो, मतलब वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की इस चीज पे जोर दे रहे हैं और पियाजे इस चीज पे उतना जोर नहीं दे रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सारी दुनिया के लिए सेम ही स्टेजेस दी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड पॉजिटिवली बाय डैश, यानी जो अर्थपूर्ण अधिगम है बच्चों का स्कूल में, वो नेगेटिवली कैसे इन्फ्लुएंस होता है, यानी नेगेटिवली मतलब ऋणात्मक रूप से कैसे प्रभावित होगा, किस चीज से नेगेटिवली प्रभावित होगा बच्चों का सीखना स्कूल में, मीनिंगफुल सीखना, रटने वाला नहीं। एक है मीनिंगफुल लर्निंग जहां बच्चा एक्टिवली सीख रहा हो, उसके जीवन से जोड़ करके आप सिखा रहे हैं, और दूसरा है आपका रोट लर्निंग जिसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन है। तो नेगेटिवली कौन सा प्रभावित करेगा, इसका मतलब वो रटने की तरफ लेके जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पे रटने की तरफ एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। देखो हाँ, एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस या सेक्लूडेड प्रैक्टिसेस, बच्चों को अलग थलग ग्रुप में बांट देना, बहिष्कृत करना, ये सब जो है ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं कि आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, बच्चों को आपको इंक्लूसिवली सिखाना है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करनी है, तो ये नेगेटिवली करेगा। और पॉजिटिवली क्या करेगा? लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके अगर आप पेडागोजी अपना रहे हैं। तो एक्सक्लूजनरी यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पेडागोजी ये पॉजिटिवली नहीं करेगा, ये नेगेटिवली ही करेगा, दोनों नेगेटिव हो गए। इंक्लूसिव प्रैक्टिस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होती है, सबको एक साथ सिखाना। एग्जाम ओरिएंटेड नेगेटिव है, तो ये उल्टा कर दिया उन्होंने, है ना। ये तो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, जबकि पहले हमसे नेगेटिव पूछा है तो हम पहले नेगेटिव ढूंढेंगे और फिर बाद में पॉजिटिव ढूंढेंगे। बात सही है नहीं है? इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ये अगेन पॉजिटिव है और हमको चाहिए पहले नेगेटिव। लर्नर सेंटर्ड पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो गए, जबकि हमको पहले नेगेटिव चाहिए था और फिर हमको चाहिए था पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव है एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, यानी बच्चों को अलग थलग कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया उनकी सेम क्षमताओं के आधार पर। शिक्षार्थी केंद्रित जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें बाद में जो है वो सकारात्मक चाहिए था और यहाँ पे नकारात्मक, तो ये ऑप्शन पहला ही यहाँ सेट बैठता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक को हम कई बार समझ नहीं पाते, जो पहले लगाना था उसको बाद में लगा देते हैं और वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फटाफट से बताना। असर्शन यानी अभिकथन और रीजन यानी तर्क। क्वांटिटेटिव चेंजेस वो होते हैं जहां पे द वेज ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी मात्रात्मक परिवर्तन उनको कहेंगे जहां पे कुछ करने के तरीके, कुछ करने की क्षमता और भावनात्मक समझ शामिल होती है। जबकि ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, खुद सोचना। फिर आता है इसका रीजन कि क्वालिटेटिव चेंजेस
वो होते हैं जिनमें हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब की बात होती है। देखिए ये हाइट, वेट, शेप, साइज की बात क्वांटिटी में होती है, क्योंकि इसको मापा जा सकता है, और जिसको मापा जा सकता है वो मात्रात्मक परिवर्तन में आएगा, क्वांटिटेटिव चेंजेस में आएगा। ये इन्होंने उल्टा कर दिया, ये क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं है, क्वालिटेटिव चेंजेस है। समझ बेहतर हुई है आपकी कल से आज तक, अब इसको कैसे मापोगे, है ना। ये गुणात्मक नहीं है, ये है आपके मात्रात्मक परिवर्तन, कि आपकी हाइट का बढ़ना, शेप और साइज में मोटे हो गए, पतले हो गए, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। तो ये तो गलत हो गया। फिर मात्रात्मक परिवर्तन में इन्होंने गुणात्मक की बात कर दी, कि तरीका किसी चीज को करने का बेहतर हो गया तो वो गुणात्मक है, इन्होंने मात्रात्मक लिख दिया, तो ऑपोजिट लिख दिया, तो दोनों को उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो दोनों ही गलत हो गए। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। शिवांगी कुछ कहना चाहती हैं आपसे, फटाफट से बताइए आपके क्या कहना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख करके फटाक से बताइए। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि आई एम शिवांगी एंड आई लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावनात्मक स्थिरता की कमी है मुझ में, मैं शिवांगी हूँ, एक बच्ची है जो कह रही है ये बात। एट टाइम्स आई एम ईगोसेंट्रिक बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग लीडरशिप स्किल्स। कभी कभी मैं क्या होती हूँ, अहम केंद्रित भी होती हूँ, अहंकारी नहीं, अहम केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड भी होती हूँ, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, यानी नेतृत्व भी आता है मुझे, मॉनिटर बनना हो स्कूल में, या फिर आपका बाकी इस तरह की चीजें हो जो आपका क्या कहते हैं हेड गर्ल, हेड बॉय टाइप की चीजें, तो लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। लेकिन इमोशनली मैं स्टेबल नहीं हूँ, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत खुश हूँ, इस तरह की चीजें ये महसूस कर रही है बच्ची। ठीक है बात, तो फटाफट से बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। ये क्लास कब तक चलेगी, जब तक 30 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी भाई। ठीक, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, कोशिश रहेगी कल से 9 बजे ही मिले, फटाफट से जवाब दीजिए। देखना, तो 6 साल की है ये बच्ची, देखो इसमें घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, समझना है। देखो 6 साल की बच्ची हो नहीं सकती, क्योंकि 6 साल की बच्ची लीडरशिप स्किल्स कोई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 11 साल की अगेन टीनेज में आएगा, 11 साल भी छोटा ही हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 7 से 11 के बीच में होगा, कहीं लेटर चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड में तो लीडरशिप स्किल नहीं है उतनी। 9 ईयर्स अगेन नहीं है। लीडरशिप स्किल को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि ये टीनेज की बात हो रही है, अडोलेसेंस की बात हो रही है, किसकी, किशोरावस्था की बात हो रही है। और किशोरावस्था में भी एक तरह का ईगो सेंट्रिज्म होता है, ये आपको पता है। ठीक, तो आपको सेंस निकाल करके क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर दूसरा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी एक मिनट में बच्चा बहुत खुश है, अगले मिनट बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा है, यानी इमोशंस का तो ये तो तनाव एवं तूफान का काल है, मतलब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष, जो टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष है। ठीक है बात, तो ये है आपका 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लिखा वैसे था, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी कब होती है, ईगोसेंट्रिज्म में, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी हो सकता है, और लीडरशिप, ये सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं जो है एडोलेसेंस, ना कि चाइल्डहुड। बात सही है नहीं है, चलो फटाफट सब इस बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कहता है 20वां सवाल, डैश कैन बी बेस्ट व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज बेसिस विद इन, बहुत ध्यान से जवाब देना, dash can be best viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment। यानी एक चीज है जो सबसे अच्छी तरह से ऐसी चीज के रूप में देखा जा सकता है जो एक सीमा आधार प्रदान करती है, यानी बेस आपको दे दिया, बेस लिमिट दे दी कि ये है लोएस्ट लिमिट और ये है हाईएस्ट लिमिट, बीच में आपका एनवायरमेंट से आप खेलते रहते हैं कि ये लोएस्ट लिमिट है, मान लीजिए जो भी आपको बुद्धि का स्तर मिला है, और ये हाईएस्ट लिमिट है कि इसके ऊपर आप नहीं जाएंगे। ठीक, ये कौन तय करता है, तो इसको क्या कहते हैं, फटाफट से बताओ, दिखाओ मुझे कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं इसमें। हालांकि अब मैंने हिंट आपको दे दिया है। बहुत बढ़िया, 47% लोग अब सही जवाब देने लगे, मुझे नहीं पता पहले आप दे रहे थे सही जवाब या नहीं, बट बात आपकी सही है। देखो इसको हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रही है आपको कि इतना बुद्धि का स्तर या ये क्षमताएं आपके डीएनए से, आपकी हेरिडिटी से आपको मिली हैं, या कोई बीमारी भी हो सकती है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी बने, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बेस लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी, उसके बीच में आप खेलते रहते हैं। हाउ फार वी, सॉरी, हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हाउ फार वी कैन गो, तो बेस लिमिट जो है हेरिडिटी हमको दे देती है। आनुवांशिकता जिसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए हेरिडेटरी आपको शरीर में उतनी जान मिली ही नहीं है, आपका बॉडी टाइप वैसा है ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर पाएं, तो आप कितनी भी एनवायरनमेंट में अच्छी ट्रेनिंग दे दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप कर पाएंगे। ठीक, तो हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है। ठीक, तो हेरिडिटी इज द राइट आंसर यहाँ पे, बेस लिमिट की बात हुई है। क्योंकि आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स
गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुबुद्धि क्या है ये? बहुबुद्धि, बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं बेसिकली, MI, है ना। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी बुक थी, 1983 में ये थियोरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ठीक, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, एक एकल सामान्य क्षमता, यानी एक ही चीज है जो इंटेलिजेंस है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं इनके हिसाब से तो आप म्यूजिक में भी अच्छे होंगे, आप हर चीज में अच्छे होंगे। फिर ये एकदम खराब बात है, आज के समय में इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसको सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, जो पहले शुरुआत में आई थी यूनिफैक्टर, एल्फ्रेड बिने ने इसकी बात की थी। आज के टाइम में इसको हम नहीं मानते हैं, तो ये गलत हो गया। इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये बात तो सही है, बट हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यानी बुद्धि के कई प्रकार हैं। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल IQ टेस्ट, इसको तो बहुत ही गंदे तरीके से कंडेम करते हैं, यानी बहुत ही इसकी भर्त्सना करते हैं हार्वर्ड गार्डनर IQ टेस्ट की, कि IQ टेस्ट कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं है बच्चे की बुद्धि को जानने का। IQ एक जस्ट एक बहुत सारे एस्पेक्ट में से एक तरीका है आप जिसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जानने की। बट ऐसा हो सकता है कि बच्चा IQ टेस्ट में बहुत बेहतर स्कोर ना करे बट किसी फील्ड में एक्सेप्शनल निकल जाए। अगर वैसे देखें तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है IQ के हिसाब से मेजर करना बुद्धि को, वो एकदम खराब तरीका है, और ये बहुत बार कल्चर बायस होता है IQ टेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ये झुके हुए होते हैं। वाइट और ब्लैक का जो है इसमें बहुत बड़ी एक डिबेट है जिस पे हमको जाना नहीं है, जरूरी नहीं है पेपर में। देयर आर मल्टीपल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के कई इंडिपेंडेंट प्रकार हैं, डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग आज जाएंगे तो, वैसे तो कई और भी प्रकार जुड़ चुके हैं, बट आपको NCERT के अकॉर्डिंग जाना है, पहले 7 हुआ करते थे बट आज NCERT 8 मानती है। तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेज आर देयर। कोई लैंग्वेज में बेहतर होगा यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, AR रहमान का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई आपका इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस में बेहतर होगा, MF हुसैन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, पेंटिंग अच्छी करेगा कोई। तो अलग अलग लोग हैं, कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कुछ लोगों के अंदर होगी, साइंस और मैथ्स में अच्छे होंगे। ठीक, तो बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं, 8 प्रकार की बेसिकली इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा कि 22वां सवाल क्या कहना चाहता है आपसे, फटाफट से बात बताइए आप। ठीक, Question number 22. A teacher noticed that a student learns better through hands-on activities and experiments rather than listening to lectures. According to Howard Gardner, this indicates a higher what? एक शिक्षक ने देखा कि एक छात्र है जो व्याख्यान सुनने के बजाय, यानी लेक्चर में तो उसको उतना मजा नहीं आता, जब व्यावहारिक गतिविधि या फिर प्रैक्टिकल प्रयोग उसके सामने कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये किसका लक्षण हो सकता है कि बच्चे में क्या ज्यादा है, किस चीज को उच्चतर इंगित करेगा? ये फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल है जब लोगों के साथ अच्छे हैं आप, सोशली इंटरेक्ट करने में, लोगों को समझने में आप बेहतर हैं। ठीक है ना, कि मतलब लोगों के मोटिव्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब उनकी एबिलिटीज, यानी लोगों को समझने में बेहतर हैं आप। तो इंटरपर्सनल, इंटर होता है 2 या 2 से अधिक के बीच। ठीक, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटर स्टेट बसेस क्या कर रही हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट या कंट्रीज के बीच जा रही हैं। तो इसको ध्यान रखना है जब अदर्स को समझने में अच्छे हैं, क्योंकि इंटर और इंट्रा में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो अदर्स को समझने में अच्छे हैं, लोगों को समझने में अच्छे हैं, तो इंटरपर्सनल। लोगों की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। खुद को समझने में अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब यहाँ सेल्फ से है ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं है बट इंट्रा का भी उन्होंने दिया हुआ है गार्डनर ने। तो इंट्रापर्सनल में सेल्फ, खुद के मोटिव्स, खुद की डिजायर, खुद के मोटिवेशन, इन सबको समझने में अच्छे हैं तो इंट्रापर्सनल, जैसे फिलोसफर्स हो जाएंगे आपके, है ना, स्पिरिचुअल लीडर्स हो जाएंगे। इंटरपर्सनल है, लोगों को समझने में अच्छे हैं आप। बात सही है नहीं है? सही है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। सही तो है, कैसे नहीं है? ठीक, बॉडीली काइंस्थेटिक, हाँ हम कह सकते हैं कि बच्चा बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस में हाई है, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी कराने की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। वर्बल लिंग्विस्टिक तो फिर लेक्चर सुन लेता अगर ऐसा है तो, भाषिक बुद्धि को लेके, इसमें मैथमेटिक्स को लेके फोकस्ड होता। तो हम इसका जो सबसे बेस्ट आंसर ढूंढ पा रहे हैं वो है आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन ही तो चाहिए हमको 4 में से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज करेक्ट? 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार 2 नंबर भी आ जाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास क्या है? मॉरलिटी इज प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बारे में जो सिद्धांत हैं वो मॉरलिटी में आते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना सही है, ये सब मॉरल एजुकेशन का पार्ट है। तो कोहलबर्ग ने इसमें थियोरी दी है जिसमें उन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं और 3 लेवल्स दिए हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं उनकी। बात सही है नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मॉरल डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है। या फिर मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5। देखिए एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता है, ये कहना गलत होगा। कई लोग, बहुत कम % ऑफ लोग हैं जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाते हैं मॉरलिटी के, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तक।
कि अगर कोई चीज सही है तो आप अपनी जान पे भी खेलने को तैयार हैं मेजोरिटी की भलाई के लिए, जिसमें हम महात्मा गांधी या फिर हम नेल्सन मंडेला ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने सबकी बेहतरी के लिए सिस्टम से भी जो लोग लड़ गए एक तरह से। तो वहां तक सब नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एडोलेसेंस तक पहुंचे और मॉरलिटी आ गई तो भाई क्या ज्यादा उम्र के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या 18 साल से ना ज्यादा के लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाता तो फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। ऐसा तो होता नहीं है ना। बात सही है या नहीं है ये बता दो बस। हाँ, भगत सिंह ऑफ कोर्स इसका एग्जांपल है। मॉरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस, ये कहना थोड़ा सा सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। चिल्ड्रन रीच द कन्वेंशनल लेवल बाय द एज ऑफ 5, नहीं भाई, चाइल्डहुड में 5 साल की उम्र में कन्वेंशनल नहीं पहुंचते हैं, प्री कन्वेंशनल में होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट इज बेस्ड प्योरली ऑन रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात तो करते ही नहीं है आपके कोलबर्ग। रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश, बढ़ावा देना किसी एक बिहेवियर को। पनिशमेंट है आपने डांट दिया, फटकार दिया, ये सब चीजें जो आप किसी एक बिहेवियर को कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये दोनों ही नहीं करनी है आपको। पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी है स्कूल में यूज इस कॉन्सेप्ट को। नैतिक तर्क या निश्चित सार्वभौमिक चरणों की एक श्रृंखला है, यानी मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है आपकी। मॉरल रीजनिंग क्या है भाई? जो एक डिसीजन लेने में आप एक तर्क लगाते हैं कि इस व्यक्ति से शादी की जाए या नहीं की जाए। अब आपका अपना तर्क होगा कि अरे यार जैसा भी है ठीक है, समझता है, फलाना है, घर वाले तो पता नहीं क्या ले आएंगे, अपनी बातें नहीं बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ, ठीक। तो ये क्या है? मॉरल रीजनिंग है कि किसी व्यक्ति को आप चूज करें या नहीं करें, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, उसमें चूज करने के लिए जो आप तर्क देते हैं खुद को, वो मॉरल रीजनिंग है। तो मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है सीरीज ऑफ फिक्स्ड यूनिवर्सल स्टेजेस के थ्रू। जो ये 6 स्टेजेस हैं, इन 6 स्टेजेस के थ्रू आपकी मॉरल रीजनिंग विकसित होती है। ये बात एकदम सही है और इसीलिए उन्होंने ये 6 स्टेजेस दी हैं कि आप जो 6 साल के बच्चे का तर्क है वो 16 साल के व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और 16 साल के व्यक्ति का तर्क हो सकता है 25 से डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है सभी का हो, बट इन जनरल बात यही कही है कि इन स्टेजेस से होते हुए हम गुजरते हैं, हमारी नैतिकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एरिक्सन का सवाल इस बार आ गया था तो एक क्वेश्चन डलवा दिया है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन विच साइकोसोशल क्राइसिस इज फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, यानी किशोरावस्था में मनोसामाजिक संकट कौन सा फेस करेगा एक किशोर या किशोरी यानी एडोलेसेंट, बताइए। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये तो कम एज में होता है। आइडेंटिटी, ये मैंने थियरी कराई हुई है, अगर आप चाहें सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बहुत पुरानी मिलेगी यूट्यूब पे, बट कराई हुई है, बेस्ट में मैं कराऊंगी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये बात एकदम सही है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, बच्चा छोटा होगा, इंडस्ट्री में तो स्कूल में ही होगा 6 वर्ष के अराउंड कहीं। तो अगर हम देखें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, यानी पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड है जो एरिक्सन ने कॉइन किया है अपने साइको सोशल डेवलपमेंट की थियोरी में। साइको सोशल में क्या कहते हैं वो, कि हमारा सेल्फ का विकास सोसाइटी के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है सोसाइटी और मन का इंटरेक्शन जब होता है। साइको सोशल, सोसाइटी यानी सोशल सेटिंग्स, लोग, इंटरेक्शन, मिलना जुलना, बातचीत, वॉट एवर एक्सपीरियंसेस, साइकी आपका दिमाग, ठीक, मन, तो ये दोनों मिलकर के कैसे आपकी पर्सनैलिटी और सेल्फ को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, ये साइको सोशल डेवलपमेंट में एग्जैक्ट जिन शब्दों में बात कर रही हूँ आपसे, इन्हीं शब्दों में इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक, कि सेल्फ का, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, साइकी के थ्रू, ये सब पूछा हुआ था। तो इनके केस में क्योंकि एडोलेसेंस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर बन जाए कल को क्वेश्चन, तो एडोलेसेंस में यानी किशोरावस्था में, टीन एज में बच्चे को आइडेंटिटी, पहचान का संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस है कि मैं हूं कौन, मैं ना बच्चा रहा हूं ना बड़ा रहा हूं, मैं आगे क्या करूंगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं कौन हूं, तो आइडेंटिटी के क्राइसिस होते हैं एडोलेसेंस में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो या तो आप आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि आप हैं कौन और क्या करना पसंद होगा आपको, आपकी क्या हॉबीज एंड ऑल। तो इसमें बेसिकली इनकी 8 स्टेजेस हैं एरिक एरिक्सन की, और हर एक स्टेज में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं कि इस तरफ जाया जाए या इस तरफ जाया जाए, ठीक, जीवन है ही चैलेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, बहुत ज्यादा बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 25, लेकिन ये बातें आपको स्कूल में नहीं एग्जाम में काम आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, स्कूल में भी आएंगी जब नौकरी लग जाएगी तो, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियरीज एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, यानी कौन सी थियरी है जो फोकस करती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के महत्व पर, यानी आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, देख करके सीख रहे हैं या नकल करके, इमिटेट करके सीख रहे हैं। मॉडलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें AR PR 4 स्टेजेस शामिल होती हैं, उस पर भी हम अभी आएंगे, ठीक। तो अवलोकनात्मक अधिगम, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि बेंड्यूरा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेंड्यूरा की बात हो रही है। बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थियोरी, बेंड्यूरा कह रहे हैं कि हम देख करके सीखते हैं। आपने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा, पापा को खाना बनाते हुए देखा, सिर्फ मम्मी से क्यों बनवाए खाना, पापा से भी बनवा देंगे। तो पापा को झाड़ू लगाते हुए देखा, आपने झाड़ू सीख ली, मम्मी को खाना बनाते हुए देखा, खाना सीख लिया।
ये मॉडलिंग की प्रोसेस इसमें शामिल होती है, यानी नकल करके ऑब्जर्व करके आप सीखते हैं। ठीक, मॉडलिंग की प्रोसेस में है आपकी 4 प्रक्रियाएं। मॉडलिंग की प्रोसेस है 4 प्रक्रियाएं। अटेंशन, यानी पहले आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे, आपने देखा कि मम्मी ने रोटी बनाई कैसी है, पापा ने झाड़ू कैसे पकड़ी हुई है, फिर ये आपके दिमाग में रह गया, यानी रिटेंशन, अवधान जिसको हम कहते हैं, अटेंशन, आपका ध्यान गया किसी चीज पे। फिर आता है आपका प्रोडक्शन, यानी आपने खुद से वो चीज करके देखी तो भारत का नक्शा बन गया रोटी की जगह पे, लेकिन पापा ने कहा या मम्मी ने कहा अरे बहुत अच्छी बनी, अगली बार थोड़ा सा ऐसे कर लेना, तो रीइंफोर्समेंट मिल गया, यानी वेरी गुड, शाबाश कहा गया आपको। फिर ये प्रक्रिया आप रिपीट करेंगे और ऐसे लर्निंग आपकी हो जाएगी। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, 4 सवाल हैं, बहुत अच्छे आप लोग बने हुए हैं, 10:30 बज गए रात के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, हम भी फिर डिनर करेंगे, शौर्य भी इंतजार कर रहा है। अ टीचर यूजेस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन हर क्लास बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग प्रोफाइल्स। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यानी एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में छात्रों की क्षमताओं, यानी बच्चे की एबिलिटी क्या है, कोई मैथ्स में अच्छा कर सकता है, कोई किसी और चीज में, उनका इंटरेस्ट क्या है, रुचि किस चीज में है, और सीखने के प्रोफाइल के आधार पर विभेदित अनुदेशन, यानी बच्चा कैसे सीखता है, किस तरफ वो जा सकता है, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, यानी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं। इसको कहते हैं हम वन साइज फिट्स ऑल। नहीं, वन साइज फिट्स ऑल तो हो गया कि एक साइज जो सबको फिट करेगा, एक मेथड है जो सबके लिए सही है, जिसको हम कहते हैं कि डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, सबको एक डंडे से हाँक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये बच्चे को सेंटर में रखा गया है, कंटेंट नहीं, बच्चे का नीड, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट सेंटर में, तो ये छात्र केंद्रित है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है, जहाँ पे आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यानी विभेदी अनुदेशन का पालन कर रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। किस तरह की क्षमताएं इसमें बच्चा कर पाता है, इस अवस्था की विशेषता क्या है, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, यानी प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ये इस अवस्था में होगा। या फिर सेकंड ऑप्शन क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, यानी चीजों को क्लासिफाई करना उनकी एबिलिटी के आधार पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रखेंगे, सर्कल है तो सर्कल के साथ रखेंगे, और आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के साथ रखेंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साथ रखेंगे, है ना, ग्रीन को अलग रखेंगे, येलो को अलग रखेंगे, उनकी क्षमताओं या विशेषताओं के आधार पर चीजों को वर्गीकृत करना। ये आती है आपकी 7 से 11 में, CCS जिसको मैं आपको कहती हूँ, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो ये यहाँ तो नहीं आएगी, ये तो 2 से 7 की बात चल रही है। कंजर्वेशन भी 7 से 11 में आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट आएगा 11 प्लस में फॉर्मल ऑपरेशनल में। 4 स्टेजेस है ना पियाजे की, SPCF। ठीक, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ये तो जन्म से नहीं, रिवर्सिबिलिटी तो आपकी जाकर के 7 से 11 में आएगी, इमिटेशन तो आपका जन्म से 2 के अंदर ही है। तो एक ही सही बचता है ऑप्शन सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, बच्चा जो है आपका सिंबॉलिक प्ले, वो हैरी पॉटर की झाड़ू लेके उस पर बैठ के शक्ति शक्ति शक्तिमान घूम घूम के दिखा रहा है, ये सिंबॉलिक है। एनिमिज्म है निर्जीव को सजीव समझ रहा है, उसको अगर कहीं ठोकर लग गई, कोई पैर में कहीं से चोट लग गई, तो हम कहते हैं ना वो चींटी मर गई वाला एग्जांपल बचपन में बहुत दिया करते थे, जमीन पे अगर गिर जाए बच्चा तो बच्चा रोना बंद कर देता था, अगर माँ बाप जो है 2 बार ऐसे टैप कर दें जमीन को कि अरे मेरे बच्चे को चोट लगा दी एंड ऑल, तो उसको लगता है कि निर्जीव चीज में भी वो जान ढूंढ रहा है, लिविंग को नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है, कि इस पेन से अगर उसके हाथ में लग गई तो अगर पेन को 2 बार ऐसे कर दिया तो उसको लगेगा हाँ पेन को भी चोट लगी है, बदला बराबर, बात खत्म। तो ये सिंबॉलिक थॉट और आपका सिंबल्स के माध्यम से सीखना जिसमें भाषा भी आ जाएगी, एनिमिज्म, ये दोनों चीजें 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड मतलब जो गिफ्ट में मिले हों, है ना, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी करेक्ट है। गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, जनरली लोग कहते हैं सिर्फ IQ जिनका ज्यादा है उनको गिफ्टेड कहेंगे, नहीं, गिफ्टेड में 3 कैटेगरीज आती हैं, कि या तो IQ ज्यादा, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, मेमोरी अच्छी होगी, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा ज्यादा होगी, अपने से ज्यादा बड़ी एज के लोग दोस्त बनाते हैं, ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गिफ्टेड एक ये हो गया इंटेलेक्चुअली ब्राइट, एकेडमिक्स में अच्छा होगा। दूसरा क्रिएटिव, कुछ नया करने की क्षमता, हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो तो क्रिएटिविटी। और तीसरा होता है आपका एक टैलेंटेड बच्चे, यानी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई स्पेशल टैलेंट है। तो 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, बट सामान्य तौर पे गिफ्टेड को हम मानते हैं कि जिनका IQ बहुत अच्छा है और वो एसेट है कंट्री के लिए, कि किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में वो बेहतर करेंगे जिसमें भी उनकी क्षमता है। तो फटाफट से बताना है आपको कि कौन सा जवाब सही होगा। ये माइक जो है बहुत ही क्या कहेंगे,
हैवी है तो इसमें इससे हो जाता है सर में दर्द, बट यहाँ आवाज़ें आती हैं बहुत तरह की। मंजुलिका नहीं आती है, नॉर्मल ट्रैफिक की आवाज़ें आती हैं, डर मत जाना। देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन है गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न, इसको चेंज कर देंगे, कल दूसरा लगाएंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स लर्न एट कंपैरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, यानी तेज सीखते हैं, स्पीड ऑफ लर्निंग ज़्यादा होती है और बोर हो जाते हैं अगर इनके हिसाब से टास्क इनको चैलेंजिंग ना मिले तो। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, वो न्यूरल कनेक्शंस की कहानी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन सर्टेनली एक्सेल इन ऑल एरियाज एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड बच्चा है तो हर जगह पे अच्छा करेगा, इमोशनली अगर अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, उसको चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं मिल रहे, चैलेंजिंग टास्क नहीं मिल रहे, तो उसकी प्रतिभा बाहर निकल के नहीं आ रही तो वो बोर्डम महसूस कर सकता है, या इमोशनली सही माहौल नहीं मिला तो वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच भी ना पाए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। कई टॉपर बच्चे आपको मिल जाएंगे जो है जो, या फिर किसी एक बहुत मान लीजिए स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कलेश उनके साथ चलता रहता है। अब ये मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट हाँ इसमें अभी अगर हम बात करें तो शायद हार्दिक पांड्या का एग्जांपल हम यहाँ ले पाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हैप्पी है पॉपुलर एंड वेल एडजस्टेड सभी के केस में, मतलब जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड के केस में, गिफ्टेड हम उसको उनको उस सेंस में कह रहे हैं कि टैलेंटेड वाली कैटेगरी में वो आएंगे, अगर गिफ्टेड की कैटेगरी देखें तो। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ये बात एकदम सच है कि इनकी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो फास्ट है बाकी बच्चों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से बताएंगे। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, टिपिकली व्हाट हैव वेरी लो आईक्यू, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आईक्यू कम होगा। हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, यानी नजर कमजोर होने की वजह से पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, नजर कमजोर होना तो विजुअली चैलेंज्ड हो गया, चलो खैर फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। हैव प्रॉब्लम्स इन रेगुलेटिंग देयर इमोशंस, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो रेगुलेशन में दिक्कत होगी, बट हो सकती है। हैव कंफ्यूजन विद लेटर एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, अभी अपने में आप में अलग तरह की समस्याएं होगी, जैसे ये विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि देखने में दिक्कत है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, है ना। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को देखने में दिक्कत नहीं होती है, ईशान अवस्थी का एग्जांपल लीजिए तारे जमीन पर मूवी से, देखने में दिक्कत नहीं है बच्चे को, वो न्यूरल कनेक्शंस की प्रॉब्लम है एक तरह से कि रिवर्स दिख रहे हैं लेटर्स। इमोशंस को रेगुलेट करने में इसमें कई तरह के बच्चे आते हैं जो इमोशनली प्रॉब्लम है जिनको। हैव कंफ्यूजन विद लेटर माल एडजस्टेड हो सकते हैं, हैव कुसमायोजित जिसको हम कहते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं समायोजन हो पा रहा। फोर्थ ऑप्शन है हैव कंफ्यूजन विद लेटर एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, हाँ यहाँ पे संभावना है कि बी और डी मान लीजिए एक जैसे दिखते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो सकती है इनमें, 6 और 9 एक जैसे दिखते हैं तो इसमें कंफ्यूजन उनको हो सकती है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया का लक्षण है ये सबसे क्लोज ऑप्शन हमें यहाँ लग रहा है अप्रोप्रिएट बाकी ऑप्शंस के मुकाबले। आखिरी सवाल, असर्शन और रीजन, फटाफट से आप जवाब देंगे। ये कहता है टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन दी क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, यानी टीचर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, यानी बच्चे मान लीजिए एग्जाम है और वो परेशान है तो थोड़ा उनसे बातचीत करें, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ा के निकल जाना नहीं है, रोबोटिक काम नहीं है, आप मोटिवेटर भी हैं, आप फिलोसफर भी हैं, आप गाइड भी हैं, सब कुछ हैं आप एज अ टीचर, ठीक। तो शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित